आज के इस डीप डाइव में हम एक ऐसी किताब के पन्नों में उतरने वाले हैं जिसने दुनिया भर के विचारकों और जीवन को समझने की कोशिश कर रहे अनगिनत लोगों का ध्यान खींचा है। बिल्कुल, द आल्मनैक ऑफ नवल रविकांत, है ना? हाँ, जिसे एरिक जोर्गेनसन ने संकलित किया है। और आज के हमारे इस विश्लेषण का जो मुख्य मिशन है वो सिर्फ किसी किताब की समरी देना नहीं है, हाँ, बल्कि एक बहुत ही दिलचस्प पैराडॉक्स को गहराई से समझना है। एक ऐसा विरोधाभास जो सच में इंसान के सोच को झकझोर देता है। बिल्कुल, मेरा मतलब है जरा इस बात पे गौर करना चाहिए कि क्या ये मुमकिन है कि एक ही इंसान के पास सिलिकॉन वैली जैसी अपार दौलत बनाने का तेज तर्रार दिमाग भी हो, और साथ ही एक ज़ेन भिक्षु जैसी असीम मानसिक शांति भी। हाँ, क्योंकि अक्सर समाज में यही धारणा बनी हुई है कि बेतहाशा पैसा और गहरी मानसिक शांति ये दोनों एक साथ एक ही छत के नीचे नहीं रह सकते। लेकिन नवल रविकांत के विचार इस पुरानी धारणा को पूरी तरह से पलट कर रख देते हैं। इस पूरी फिलॉसफी की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये किस्मत या संयोग जैसी चीजों को सिरे से खारिज कर देती है। तो मतलब ये कोई लॉटरी नहीं है? बिल्कुल नहीं। नवल का पूरा दर्शन इस एक स्पष्ट सिद्धांत पर टिका है कि वेल्थ यानी दौलत और खुशी ये दोनों कोई ऐसी चीजें नहीं हैं जो किसी को जन्म से मिलती हैं। ये दोनों बाकायदा स्किल्स हैं। स्किल्स हैं, मतलब जिन्हें सीखा जा सकता है। एकदम सही, बिल्कुल किसी खेल, कला या गणित के फॉर्मूले की तरह। एक इंसान अपनी रोजमर्रा की आदतों और सोचने के तरीके से इन दोनों स्किल्स में मास्टरी हासिल कर सकता है। ये विचार सच में बहुत दिलचस्प है कि दौलत और खुशी दोनों सीखी जाने वाली कलाएं हैं। लेकिन अगर ये एक स्किल है तो ज्यादातर लोग इसे समझ क्यों नहीं पाते? मुझे लगता है कि ये शायद शुरुआत ही गलत दिशा में होती है। वो कैसे? ओके, तो चलिए इसे अनपैक करते हैं। सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरी बात कही गई है, पैसे यानी मनी और दौलत यानी वेल्थ के बीच का फर्क। हाँ, यही से तो सारी कंफ्यूजन की शुरुआत होती है। लोग अक्सर मनी और वेल्थ को एक ही तराजू में तौलते हैं, जबकि इन दोनों के बीच जमीन आसमान का अंतर है। अगर इसे एक बड़ी पिक्चर के नजरिए से देखा जाए तो मनी सिर्फ एक माध्यम है, एक जरिया है, एक तरीका जिससे एक इंसान अपना समय और मेहनत किसी और को ट्रांसफर करता है। बिल्कुल, जब कोई दफ्तर में रोज 8 घंटे काम करता है तो उसे उस समय और पसीने के बदले एक सर्टिफिकेट मिल जाता है जिसे समाज में पैसा कहा जाता है। लेकिन वेल्थ का कॉन्सेप्ट इससे बहुत अलग है। तो इसका मतलब बैंक अकाउंट में जो सैलरी हर महीने क्रेडिट होती है वो असल में वेल्थ नहीं है, वो सिर्फ सर्वाइवल है, जीवन चलाने का एक साधन। वेल्थ असल में वो एसेट्स हैं, वो संपत्तियां हैं जो तब भी एक इंसान के लिए काम कर रही होती हैं जब वो गहरी नींद में सो रहा होता है। सोते समय भी कमाए। हाँ, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने एक ऐसी फैक्ट्री लगाई है जो रोबोट्स की मदद से 24 घंटे चल रही है। या किसी ने एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर बना दिया है जो इंटरनेट पर लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। सही कहा। या फिर कोई ऐसा YouTube वीडियो है जिसे दुनिया के किसी कोने में कोई इंसान रात के 3 बजे देख रहा है। वो इंसान जिसने इसे बनाया है वो आराम से सो रहा है, लेकिन उसका एसेट उसके लिए लगातार वैल्यू क्रिएट कर रहा है। तो जीवन का असली लक्ष्य सिर्फ अपने समय को बेचकर पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसी वेल्थ बनाना होना चाहिए जो इंसान को उसके समय की पूरी आज़ादी दे सके। क्योंकि जब तक इंसान अपने घंटों को बेचकर पैसा कमा रहा है वो कभी पूरी तरह आज़ाद नहीं हो सकता। एक दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं, लेकिन समाज में लोग एक और अजीब से जाल में पूरी तरह फंसे रहते हैं जिस पर उनकी सबसे ज्यादा ऊर्जा खर्च होती है। आप स्टेटस गेम की बात कर रही हैं? हाँ, रुतबा और दिखावा। स्टेटस गेम को लेकर इस किताब का नजरिया बहुत ही विश्लेषणात्मक है। इसे एक जीरो सम गेम कहा गया है। यह प्राचीन कबीलों के समय से चला आ रहा है जहां समाज में इंसानों की एक हायरार्की तय होती थी। जीरो सम गेम का सीधा सा मतलब हुआ कि अगर कोई एक इंसान जीत रहा है तो किसी दूसरे को हारना ही पड़ेगा। बिल्कुल, इसे एक सामाजिक सीढ़ी की तरह देखा जा सकता है। नंबर 1 की कुर्सी सिर्फ एक ही होती है। तो अगर किसी एक इंसान को सीढ़ी पर एक कदम ऊपर जाना है तो जाहिर है कि किसी दूसरे इंसान को एक कदम नीचे धकेलना ही पड़ेगा। और इसीलिए स्टेटस का पूरा खेल ही प्रतियोगिता, जलन और दूसरों को नीचा दिखाने की भावना पर टिका होता है। आज के मॉडर्न सोशल मीडिया के दौर में लोग अक्सर ऐसी महंगी गाड़ियां खरीदते हैं या ऐसे कपड़े पहनते हैं जो उन्हें असल में पसंद भी नहीं होते, सिर्फ उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जिनकी वो असल में परवाह तक नहीं करते। नवल की सलाह यहाँ बहुत ही कड़क और सीधी है कि इस दिखावे के फरेब से बाहर निकलना चाहिए। शांति से, बिना किसी शोर शराबे के अपनी वेल्थ बनाने पर फोकस करना चाहिए। सुनने वालों के लिए ये एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट हो सकता है, ये समझना
कि जिस रुतबे और स्टेटस के पीछे आधी दुनिया पागल है, वही इंसान की मानसिक शांति का सबसे बड़ा दुश्मन है। बिल्कुल। लेकिन अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल ये उठता है कि अगर दिखावा छोड़कर किसी इंसान को वेल्थ बनानी है तो उसे शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। यहाँ से बात असल में बहुत दिलचस्प हो जाती है। सोर्स मटेरियल एक ऐसा कॉन्सेप्ट सामने लाता है जो आम सोच से बिल्कुल अलग है। स्पेसिफिक नॉलेज या विशिष्ट ज्ञान। स्पेसिफिक नॉलेज इस पूरे फ्रेमवर्क का दिल है। ये उस पढ़ाई लिखाई से कैसे अलग है जो लोग आमतौर पर स्कूलों या कॉलेजों में करते हैं? इसका सीधा सा मतलब है वो ज्ञान या वो स्किल जो स्कूलों के क्लासरूम में एक तय सिलेबस के जरिए नहीं सिखाई जा सकती। इसका लॉजिक बहुत ही सिंपल है। वो क्या? अगर कोई स्किल ऐसी है जिसे क्लासरूम में बिठाकर हजारों बच्चों को एक साथ सिखाई जा सकती है, तो इसका मतलब है कि भविष्य में कोई भी इंसान उस स्किल को सीखकर किसी को भी आसानी से रिप्लेस कर सकता है। और आज के तकनीकी दौर में जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, ऐसे रिपीट होने वाले कामों को एआई इंसान से कहीं ज्यादा बेहतर और सस्ते में कर लेगा। यानी अगर कोई इंसान सिर्फ वही काम कर रहा है जो लाखों लोग डिग्री लेकर कर रहे हैं, तो उसकी अपनी कोई खास वैल्यू नहीं रह जाती। तो फिर ये स्पेसिफिक नॉलेज पैदा कहाँ से होती है? सोर्स मटेरियल इस बात की तरफ गहराई से इशारा करता है कि इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं इंसान के बचपन, उसकी उत्सुकता और उसकी अपनी असल पर्सनालिटी से होता है। अक्सर ये विशिष्ट ज्ञान उन चीज़ों में छिपा होता है जो एक इंसान को स्वाभाविक रूप से अपनी तरफ खींचती हैं। वो क्यूरियोसिटी जो शायद बचपन से ही इंसान के अंदर थी। बिल्कुल। किसी को बचपन से ही मशीनों को खोलने और जोड़ने का शौक होता है। किसी को लोगों की बातें सुनने और उनका व्यवहार समझने में मजा आता है। तो कोई डेटा और नंबर्स के पजल्स सॉल्व करने में घंटों लगा देता है। और जब कोई इंसान अपनी उस स्वाभाविक खूबी को पहचान लेता है और उस पर लगातार काम करता है, तो वो एक ऐसा अनोखा ज्ञान बन जाता है जिसकी कोई दूसरा इंसान कॉपी नहीं कर सकता। इस चर्चा में मुझे काम बनाम खेल वाला नजरिया बहुत ही कमाल का लगा। हाँ, वो बहुत पावरफुल है। जब कोई अपनी उस स्पेसिफिक नॉलेज का इस्तेमाल करता है तो उसके लिए वो काम नहीं लेता, बल्कि एक खेल जैसा बन जाता है। उसे थकान नहीं होती, वो बस उस प्रोसेस को एंजॉय कर रहा होता है। लेकिन दुनिया जब उसे बाहर से देखती है तो उन्हें लगता है कि अरे ये कितनी मेहनत कर रहा है। सफलता की असली चाबी इसी जादुई पॉइंट पर छिपी होती है। क्योंकि बाकी दुनिया सिर्फ मेहनत कर रही है, स्ट्रगल कर रही है, लेकिन वो इंसान मजे कर रहा है। सोर्स मटेरियल में इसके लिए एक बेहद पावरफुल लाइन इस्तेमाल की गई है, एस्केप कंपटीशन थ्रू ऑथेंटिसिटी। अपनी असलियत से जुड़कर कंपटीशन से बाहर निकलना क्या गजब का विचार है। दुनिया में हर इंसान अपने आप में बिल्कुल अलग है, उसका डीएनए अलग है, उसकी सोच अलग है। तो अगर कोई पूरी तरह से अपना असली रूप निखार ले तो उसका कोई कंपटीशन हो ही नहीं सकता। चलिए अब इस विचार का असली मतलब निकालते हैं। अगर किसी ने अपनी स्पेसिफिक नॉलेज पहचान ली तो क्या वो अपने आप वेल्थ बना लेगा? नहीं, सिर्फ ज्ञान होना काफी नहीं होता। तो एक आम इंसान और एक वेल्थ क्रिएटर के बीच वो सबसे बड़ा तकनीकी फर्क क्या है जो असल में वेल्थ जनरेट करता है? उस ज्ञान को दुनिया के एक बड़े हिस्से तक पहुंचाने के लिए एक बहुत मजबूत इंजन की जरूरत होती है, और इस इंजन का नाम है लेवरेज। आसान शब्दों में कहें तो लेवरेज का मतलब है कम से कम मेहनत लगाकर बहुत बड़े परिणाम हासिल करना। नवल बताते हैं कि समाज में मुख्य रूप से 3 तरह के लेवरेज होते हैं और दुनिया भर के अमीर लोग इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। इन तीनों लीवरेज को गहराई से डिकोड करना बहुत जरूरी है। पहला तरीका तो शायद दुनिया का सबसे पुराना तरीका है, लेबर लीवरेज। लेबर लीवरेज का सीधा मतलब है दूसरों के समय का इस्तेमाल करना, यानी अपने लिए काम करने के लिए लोगों को नौकरी पर रखना। इतिहास के पन्नों में अगर देखें तो राजा महाराजाओं से लेकर आज की बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों तक सबने इसी का इस्तेमाल किया है। लेकिन इस लीवरेज की एक बहुत बड़ी समस्या है। इंसानों को मैनेज करना दुनिया का सबसे जटिल और मुश्किल काम है। इसके लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा, राजनीति की समझ और जबरदस्त लीडरशिप स्किल्स की जरूरत होती है। और हर कोई इस लीडरशिप के साथ कंफर्टेबल नहीं होता। बिल्कुल। दूसरा तरीका है कैपिटल लीवरेज, यानी पैसे से पैसा कमाना। ये वो तरीका है जो बड़े इन्वेस्टर्स अपनाते हैं। जब कोई अपने पैसे कोई काम पर लगा देता है तो वो कैपिटल लीवरेज है। शेयर मार्केट में निवेश करना या किसी नए स्टार्टअप को फंड करना इसके बेहतरीन उदाहरण है। ये लेबर लीवरेज से कहीं ज्यादा पावरफुल है और पिछले कुछ दशकों में बहुत सी वेल्थ इसी के जरिए बनी है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि इसे शुरू करने के लिए शुरुआत में ही अच्छे खासे पैसे की जरूरत होती है, जो हर इंसान के पास आसानी से उपलब्ध नहीं होता। लेकिन अब आता है तीसरा
और इस पूरी चर्चा का सबसे अहम हिस्सा, कोड और मीडिया। एक ऐसा लीवरेज जिसने पिछले 20-30 सालों में पूरी दुनिया में क्रांति ला दी है और खेल के सारे नियम बदल दिए हैं। ये आज के जमाने का सबसे शक्तिशाली लीवरेज है। इसे परमिशनलेस लीवरेज की संज्ञा दी गई है। ये शब्द अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, परमिशनलेस, जिसमें किसी की इजाजत नहीं चाहिए होती। अगर किसी को लेबर चाहिए तो लोगों को मनाना पड़ेगा, कैपिटल चाहिए तो इन्वेस्टर्स के चक्कर काटने पड़ेंगे और उन्हें अपना आइडिया बेचना पड़ेगा। लेकिन एक सॉफ्टवेयर का कोड लिखने के लिए, एक किताब लिखने के लिए या एक YouTube वीडियो बनाने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। इंटरनेट कनेक्शन वाला कोई भी इंसान इसे शुरू कर सकता है और इसकी सबसे बड़ी खूबी इसकी कॉस्ट है। एक बार मेहनत लगती है कोई वीडियो बनाने में या कोड लिखने में, लेकिन उसके बाद उसे एक इंसान देखे या 1,00,000 लोग, उसे कॉपी करने की कीमत, जिसे मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं, वो लगभग शून्य ही रहती है। इसे और गहराई से समझें तो ये वो संपत्ति है जो बिना किसी अतिरिक्त खर्च के मल्टीप्लाई होती है। इंटरनेट पर एक बार कोई चीज अपलोड हो गई तो वो 24 घंटे 7 दिन काम कर रही है। आज के समय में दुनिया के सबसे कम उम्र के अरबपति इसी कोड और मीडिया लीवरेज का इस्तेमाल करके नई वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि इसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन ये सब सुनकर किसी को भी लग सकता है कि बस इंटरनेट पर कुछ डालो और रातों रात अमीर बन जाओ, जो कि सच नहीं है। किताब का अगला हिस्सा इस जल्दबाजी पर बहुत जोरदार ब्रेक लगाता है। रातों रात अमीर बनने वाले सारे शॉर्टकट्स असल में बेहद नुकसानदेह बताए गए हैं। शॉर्टकट्स अक्सर एक भ्रम होते हैं जो इंसान को रास्ते से भटका देते हैं। अगर दुनिया के सारे बड़े और स्थायी परिणामों को देखा जाए तो वे हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज से आते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। नवल का नजरिया यह है कि ये नियम सिर्फ बैंक अकाउंट या फाइनेंस पर लागू नहीं होता। जीवन का हर महत्वपूर्ण पहलू कंपाउंड होता है, यानी लंबे समय का खेल खेलना। ये नियम इंसानी आदतों और रिश्तों पर भी उसी तरह काम करता है। बिल्कुल उसी तरह। इंसान की इज्जत, उसके रिश्ते, उसकी आदतें, ये सब समय के साथ धीरे धीरे कंपाउंड होते हैं। अगर कोई किसी के साथ लंबे समय तक ईमानदारी से काम करता है तो उनके बीच जो भरोसा बनता है वो आगे चलकर ऐसे बड़े अवसर पैदा करता है जिनकी शुरुआत में कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए किताब बहुत ही व्यवहारिक सलाह देती है कि हमेशा ऐसे लोगों के साथ काम किया जाए जिन पर जीवन भर भरोसा किया जा सके, और ऐसी इंडस्ट्री चुनी जाए जहां इंसान अगले 20 साल तक टिका रह सके। क्योंकि जो लोग शॉर्टकट्स अपनाते हैं, किसी को धोखा देकर जल्दी पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, वो शायद कुछ समय के लिए सफल दिखें, लेकिन लॉन्ग टर्म में उनका ट्रस्ट टूट जाता है और वो अंततः वापस जीरो पर आ जाते हैं। वेल्थ और लीवरेज की इस गहरी समझ के बाद अब इस चर्चा के उस पहलू की तरफ बढ़ते हैं जो सबसे ज्यादा हैरान करता है। बहुत से लोग दौलत के पहाड़ पर पहुंच तो जाते हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरह खोखले और दुखी होते हैं। सोर्स मटेरियल का दूसरा हिस्सा पूरी तरह से खुशी पर केंद्रित है, जो नवल को एक मॉडर्न बुद्धा के रूप में पेश करता है। ये हिस्सा इस किताब को सिर्फ एक बिजनेस या वेल्थ क्रिएशन गाइड से अलग मुकाम पर ले जाता है। यहाँ जीवन जीने की कला और फिलॉसफी पर बात की गई है। दौलत कमाना अगर विज्ञान है तो खुश रहना एक कला है। इसमें एक कोट है जिसने सच में रुककर सोचने पर मजबूर कर दिया। कोट कुछ इस तरह है: Desire is a contract you make with yourself to be unhappy until you get what you want. यानी ख्वाहिश या इच्छा एक ऐसा अग्रीमेंट है जो एक इंसान खुद से करता है कि जब तक उसे वो चीज नहीं मिलेगी वो दुखी रहेगा। ये इंसानी मनोविज्ञान की बहुत ही सटीक और गहरी व्याख्या है। ये एक सवाल उठाता है कि खुशी को कैसे परिभाषित किया जाए। अक्सर लोग सोचते हैं कि जब वो प्रमोशन मिल जाएगा या जब वो बड़ी गाड़ी आ जाएगी तब जीवन में असली खुशी आएगी। लेकिन हकीकत में जैसे ही वो चीज मिल जाती है, दिमाग का गोल पोस्ट तुरंत आगे खिसक जाता है। एक नई इच्छा जन्म ले लेती है। ये एक ऐसा जाल है जो कभी खत्म नहीं होता। हर नई इच्छा अपने साथ एक नया दुख लेकर आती है जब तक कि वो पूरी ना हो जाए। तो फिर इसका समाधान क्या है? अगर इच्छाएं हमेशा दुख लाती हैं तो क्या इंसान को महत्वाकांक्षी होना छोड़ देना चाहिए या कुछ चाहना ही बंद कर देना चाहिए? समाधान बाहरी दुनिया की चीजों को छोड़ने में नहीं, बल्कि अपने भीतर झांकने में है। खुशी इस बात में बिल्कुल नहीं है कि इंसान ने बाहरी दुनिया में क्या हासिल किया है, बल्कि इस बात में है कि दिमाग के अंदर कितनी शांति है। नवल का मानना है कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाजार से खरीदी जा सके या किसी बड़ी अचीवमेंट के साथ फ्री मिले। ये एक स्किल है। फिर से वही बात, दौलत बनाने की तरह खुशी भी एक सीखी जाने वाली स्किल है।
इसे रोजमर्रा की जिंदगी में सीखा और प्रैक्टिस किया जा सकता है, ध्यान के जरिए अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत पर फोकस करके और अपने दिमाग को वर्तमान में शांत रखकर। जब दिमाग हर वक्त अतीत के पछतावे या भविष्य की चिंता में नहीं भागता, बल्कि आज और अभी में शांत रहता है, वही सच्ची खुशी है। बाहरी सफलता इंसान को दुनिया की मजबूरियों से आज़ादी देती है, लेकिन सच्ची खुशी इंसान को उसके अपने ही विचारों से आज़ादी देती है। ये वाकई एक जीवन बदलने वाला नजरिया है। इस पूरे गहरे विश्लेषण का अगर एक निचोड़ निकाला जाए तो वो ये है कि पैसा कमाना और वेल्थ बनाना दो अलग चीजें हैं। इंसान को दिखावे के स्टेटस गेम से पूरी तरह दूर रहना चाहिए। अपनी वो स्पेसिफिक नॉलेज पहचाननी चाहिए जो करते वक्त काम नहीं बल्कि एक खेल लगे। इंटरनेट के इस दौर में कोड और मीडिया वाले परमिशनलेस लीवरेज का भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। जीवन के हर पहलू में लंबे समय का खेल खेलना चाहिए, क्योंकि असली जादू कंपाउंडिंग में ही है। और सबसे अहम बात, खुशी बाहरी सफलताओं से नहीं बल्कि भीतर की शांति से आती है, जिसे ध्यान और अभ्यास से सीखा जा सकता है। ये पूरा फ्रेमवर्क किसी भी इंसान के लिए अपने जीवन का कंट्रोल वापस अपने हाथों में लेने का एक बेहद शानदार और प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट है। इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले सोर्स मटेरियल के इस पूरे दर्शन ने एक बहुत ही उत्तेजक विचार पैदा किया है, जो सुनने वालों के लिए छोड़ना बहुत जरूरी है। वो क्या? एक पल के लिए सोचना दिलचस्प है। अगर वेल्थ और खुशी दोनों ही ऐसी स्किल्स हैं जिन्हें इंसान खुद प्रैक्टिस करके सीख सकता है, तो क्या हमारा पारंपरिक एजुकेशन सिस्टम हमें पूरी तरह से गलत चीजों के पीछे भागना सिखा रहा है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। क्या बचपन से ही क्लासरूम्स में नंबरों और स्टेटस गेम की अंधी दौड़ में शामिल करने के बजाय हर बच्चे को खुद की स्पेसिफिक नॉलेज पहचानने और अपने दिमाग को शांत रखने की ट्रेनिंग नहीं देनी चाहिए? ये निश्चित रूप से सोचने पे मजबूर करता है। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हमारे काम करने, पढ़ाई करने और जीने के पूरे तरीके को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर देता है। सोचने के लिए बहुत कुछ है। विचारों की इस गहराई में उतरते रहिए।